गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन। आज बेटा अपन पाठ पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 न्यायपालिका। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। तो बेटा अंग्रेजों के समय में भारत में सबसे पहले जिस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई वह था कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1862 में। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे, अंग्रेजी शासन के अधीन थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है उसका गठन बेटा 1966 ईस्वी में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो बेटा आपका यहाँ पर ये प्रश्न बन गया है कि वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो बेटा इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ? वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा इनका एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। बेटा पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। इसलिए इनका जो उच्च न्यायालय है दोनों का साझा यानी साथ में है। दोनों राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है और वो कहाँ है? चंडीगढ़ में। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। तो पूर्वोत्तर के अपने भारत के जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है तो असम जो उच्च न्यायालय है उसी में साझा रखा गया है, साझा यानी सम्मिलित किया गया नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। तो इन चारों के लिए भी गुवाहाटी असम में ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। अर्थात बेटा जो पहले ये थे बेटा आंध्र प्रदेश और हैदराबाद दोनों एक ही राज्य थे। हम सभी को पता है कि जो तेलंगाना है 29वां राज्य बनाया गया था हैदराबाद को आंध्र प्रदेश से हैदराबाद को अलग करके। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती विकसित की गई है और जो आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी थी हैदराबाद वो अब तेलंगाना को दे दी गई है। पहले इन दोनों का उच्च न्यायालय एक ही था हैदराबाद में, अब इन दोनों के लिए अलग अलग न्यायालय स्थापित कर दिए गए हैं। तो इसलिए वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ बेंच भी है। जैसे कि अपने राजस्थान की अपन बात करते हैं, राजस्थान का उच्च न्यायालय बेटा जोधपुर में है और इसकी जो खंडपीठ है वो जयपुर में है, क्योंकि जयपुर में जनसंख्या अधिक है इसलिए जयपुर में खंडपीठ या बेंच रखी गई है। क्या विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का अर्थ ये है कि अपने यहाँ पर सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है और निचले स्तर पर जिला न्यायालय फिर उच्च न्यायालय है। तो निचली न्यायालय के जो फैसले हैं उनके खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अपील का अर्थ ये हो गया जैसे कि जिला न्यायालय में कोई निर्णय लिया गया, हम उसके फैसले से खुश नहीं है तो हम अपन याचिका उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। और ऐसा अपन ने कई मामलों में बेटा देखा भी है, जब निचली अदालत के द्वारा सही निर्णय नहीं दिया गया उसके खिलाफ याचिका ऊपर की अदालत में ले जाई गई। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए
अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। ये राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, यानी दिल्ली के अंदर दिल्ली जो उच्च न्यायालय है उसका मामला है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। जो सुधा गोयल है उनकी शादी लक्ष्मण कुमार से हुई। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। शादी कब हुई? 1980 में ही शादी हुई, फरवरी महीने में शादी हुई और मृत्यु कब हुई? दिसंबर में। मतलब 10 महीने के दौरान ही सुधा को मृत पाया गया। अस्पताल में वह जली अवस्था में मिली थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। सुधा के जो पीहर पक्ष वाले थे उनको डाउट हुआ कि सुधा की मौत नहीं हुई बल्कि उसे जलाया गया है, इसलिए उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। जब निचली अदालत के सामने ये मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी। चीख यानी उसकी चिल्लाने की आवाज़, और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती लक्ष्मण के घर में घुसे। उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उनकी सास शकुंतला ने उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था। सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। लक्ष्मण कुमार कौन थे? उसके पति। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। पड़ोसी ने बयान दिया कि सुधा के जो ससुराल वाले थे उसके साथ मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। दहेज के अंदर वो पीर पक्ष से मांग कर रहे थे कि उन्हें पैसे चाहिए, स्कूटर और फ्रिज चाहिए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी माँ ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। तो इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर, साक्षी यानी गवाह के आधार पर, निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। तो जो पड़ोसियों के बयान थे उनके आधार पर अदालत ने जो सुधा के पति थे लक्ष्मण, उनकी सास शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र बोस को दोषी माना और तीनों को ही मौत की सजा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। जब तीनों को मृत्युदंड सुनाया गया तो जो जिला न्यायालय था उसके खिलाफ अपील कहाँ की गई? उच्च न्यायालय में। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क यानी वाद विवाद बहस सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। दुर्घटना यानी खुद गठित जो घटना होती है, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी, यानी दूध बनाते समय वो स्टोव से जल गई थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और उसके जेठ सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया, यानी छोड़ दिया। उन्हें मृत्युदंड की सजा उनकी माफ कर दी, तीनों को बरी कर दिया गया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो सुधा की जो मृत्यु का कारण माना गया, उसमें भी कारण क्या था? दहेज हत्या। जब उसको दहेज नहीं दिया गया तो ऐसी स्थिति में उसे मार दिया गया। उन्हें इस बात का दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही थी। जैसे कि सुधा का मामला अपन ने पढ़ा बेटा, उच्च न्यायालय में उसे बरी कर दिया गया, तो महिला संगठन इससे परेशान हो रहे थे। उच्च न्यायालय की जो ऊपर फैसला सुना अपन ने, ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। जागरूक जो महिलाओं के लिए सचेत रहती है, उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। जो महिला संगठन थे उन्होंने सुधा के लिए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ दायर कर दी?
सर्वोच्च न्यायालय में। ये अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। एक संगठन था जो महिलाओं के लिए सचेत था। कौन सा संगठन बेटा? इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स। तो इस संगठन की तरफ से याचिका दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण, उसकी माँ और भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। सर्वोच्च न्यायालय में हत्या 1980 में हुई, सर्वोच्च न्यायालय में मामला 1985 में पहुंचा, तो अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क, वाद विवाद सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। उच्च न्यायालय ने तो उसकी सास शकुंतला और लक्ष्मण को बरी कर दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ को दोषी पाया, लक्ष्मण और शकुंतला को दोषी पाया गया। सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया। सुभाष चंद्र को छोड़ दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो बेटा इस एग्जाम्पल के द्वारा अपन ने ये समझा कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। सबसे पहला जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की गई, फिर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो इस तरह भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है और ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। तो बेटा जो आज अपन ने टॉपिक पैराग्राफ पढ़ा उसमें आपका पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा प्रश्न ये बन गया कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई? 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती में। आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनी अमरावती, वहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1 जनवरी 2019 को। भारत में कौन सी न्याय व्यवस्था पाई जाती है? भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है। इसे आगे का बेटा अपन कल पढ़ेंगे।